नमस्ते बच्चों। आज आप लोग को पार्ट 7 मेरी यूरोप यात्रा इसकी व्याख्या पढ़नी हम लोगों को। आज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बुक रीड करने के लिए बोला था। आप लोगों ने कर भी लिया होगा। बच्चों, किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए पहले आपको स्वयं पढ़ना होगा, स्वयं उसको समझना होगा कि उसमें लिखा क्या है। उसके बाद जब आप उसको रीड कर लोगे तो टीचर जब भी समझाएगा आपको, बच्चों ये सारे सब्जेक्ट का है, केवल आप हिंदी के लिए ही फॉलो नहीं कर सकते, आप इसे सारे सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं कि आप बुक को पहले पढ़ो। जब आप उसे पढ़ लोगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है इस पाठ में कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है या कहाँ पर छूट रहा है, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद टीचर जब समझाता है तो उसे आप वहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो मेरी यूरोप यात्रा है, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उनकी आत्मकथा है। उन्होंने संस्मरण में ये अपना लिखा हुआ है। आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने संविधान के बारे में जो भी बातें लिखवाईं, बताईं, वे आज भी हमारे देश में लागू होती हैं। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसी प्रतिभा के धनी के व्यक्ति थे जिनका जीवन सादगी में बीता। पहली बार जब उन्हें यूरोप यात्रा करने को मिली तब उन्होंने अपने संस्मरण को कलमबद्ध किया और उसे जो है मेरी यूरोप यात्रा के नाम से उन्होंने प्रकाशित करवाया या किया। इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रूप में वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप के मुख्य विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिडों और स्फिंक्स आदि का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत से एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों तथा उनके रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आइए पाठ पढ़कर विशेष जानकारी लेते हैं। यानी कि इस पाठ में जो उन्होंने यूरोप यात्रा की उसका इसमें विस्तृत वृत्तांत है। उन्होंने पहले बच्चों हवाई यात्रा लोग कम करते थे, समुद्र की यात्रा ज़्यादा करते थे, तो वे जहाज़ पर बैठ करके जो है विदेश यात्रा किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली यात्रा थी देश की आज़ादी के बाद। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में न पड़ा जो विदेशी ढंग में रहते और खाते पीते हैं। संसर्ग साथ में मतलब उनके रीति रिवाजों को, उनके चीज़ों को, उनके बीच में रह कर के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको स्वीकार नहीं किया। जाने से पहले एक दिन सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज़ पर खिलाया था। मतलब सच्चिदानंद एक उनके सहकर्मी थे जिनको कि वे अंग्रेजियत के बारे में कुछ ज़्यादा ही उनको ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया कि इनको मेज़ पे खाने के लिए, अपने यहाँ अंग्रेज़ियों के कैसे खाना खाया जाता है उसको जानकारी देने के लिए, उस बात की जानकारी देने के लिए, उसे बताने के लिए उन्होंने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने घर बुलाया। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल
देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज़ पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती उस जहाज़ में नहीं थे। मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत संकुचाता हूँ। यानी कि वे एक संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। एकांकी व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति होता है कि किसी से तुरंत घुल मिल जाता है, और कोई है जब तक उससे कोई पहल नहीं करता तब तक वो उनसे बात नहीं करता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी तरह के व्यक्ति थे कि वे जल्दी किसी से बातचीत नहीं कर पाते थे। स्वतः अगर कोई उनसे करता था तो कर लेते थे, लेकिन वह स्वयं नहीं कर पाते थे। इसलिए जहाज़ पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि आज हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुतेरी आंखें जाती थी। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शांत था। मतलब कि समुद्र से यात्रा करना है, यूरोप जाना है, तो कई दिनों पे जो है वहाँ पे लोग पहुँचते थे। अभी क्या है, 24 घंटे में, 48 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। उस समय बहुत दिन लग जाते थे यूरोप पहुँचने में। तो डेक यानी कि जो उसका खुला स्पेस एरिया जो था जहाज़ का, उस पर जो है वो कुछ किताब लेकर के कुर्सी पर बैठ के पढ़ते रहते थे या टहलते रहते थे अकेले ही। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है। यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। उनको ये मालूम था कि जहाज़ पर जो है स्वेज नहर से जब गुजरता है उस समय तक जो है थॉमस कुक कंपनी है, उसमें जो है उनकी व्यवस्था रहती है और वे लोग सारी व्यवस्था करते हैं। अगर चाहे तो लोग जा कर के उस कंपनी को देख भी सकते हैं और वहाँ के चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रतिभा धनी व्यक्ति थे कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था बच्चों कि वे हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। पढ़ाई के लिए वो हमेशा ललायत रहते थे। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो किताब पढ़ना छोड़े नहीं थे और जगह जगह से जहाँ जहाँ से उन्हें ज्ञान मिलता था उन अच्छी अच्छी चीज़ों को वो ग्रहण करते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनको लगा कि ये चीज़ जो है देख लेना चाहिए। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। अजायब घर, वहाँ पर एक प्राचीन चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है जो दुर्लभ होती हैं, जो कहीं नहीं मिलती हैं, वो अजायब घर में हमको देखने को मिलती है। वैसी जगह पर उन लोगों को ले जाया गया। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी हुई हैं। यह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने
बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के 100 मम्मी जो पिरामिड से निकले हैं यहाँ सुरक्षित हैं। बच्चों, पहले जब इंसान मर जाता था तो उसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके उसे जो है एक मिट्टी का या एक ईंटे का ऐसा टीला जैसा बना के घर नुमा बना करके उसमें उसके सारे खाने पीने की चीज़ें, सब उसके आवश्यकता की वस्तुएं, बिछावन, खाना पीना सब कुछ जो है उसके उसमें रख करके और उसको उसी तरह से वहाँ पर रख दिया जाता था। तो जब खुदाई हुआ तो उस समय का जो राजा महाराजा थे उनके शवों को जो मम्मी में लपेट करके रखा, उनको मम्मी का नाम दिया गया था। मम्मी जो है वहाँ से जो निकली उन शव को मम्मी कहते हैं। उन मम्मी को उस अजायब घर में रखा गया था। देखने में लगेगा कि वो ऐसे ही इंसान सोया हुआ है, ना उसमें से बदबू आएगा ना उसमें से कुछ होगा, लेकिन अगर आप उसको जैसे टच करोगे वो तुरंत राख की तरह भरभरा करके गिर जाएगा। तो उसको बहुत सही तरीके से संभाल करके जो है अजायब घर में रखा गया था। वो कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों हैं, मतलब थोड़ा सा भी सिकन नहीं। जिस तरह से वो मरे थे, जिस तरह से उनके चेहरे पे चमक थी, उनके हाथ पांव थे, उसी तरह से उनके कपड़े जो होंगे वो भले काले पड़ गए होंगे, लेकिन उनके शरीर पर कोई भी जो है असर नहीं हुआ था। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। उस लेप में एक अजीब तरह का वो लेप था। वो एक अजीब तरह की औषधि थी जिसको कि लपेट करके लोग हज़ारों वर्षों तक भी उसको उसी तरह से सुरक्षित रखे हुए थे। कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था, जैसा सब मार्किन का कपड़ा होता है, एकदम महीन, एकदम पतला झिलझिला, उसी तरह का वो कपड़ा रहता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का भी विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नावें भी, वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। यानी कि सोना चांदी जो है इसके बारे में उनको जानकारी थी, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी और खूबसूरत थी, सुंदर थी। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ देखा? अजायब घर में। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में से मोहनजोदड़ो में से गेहूं निकला, वह बो देने पर उग गया। सोच लीजिए, आज से हजारों साल पहले जो हमारे देश की सभ्यता थी, उनसे जो प्राप्त गेहूं था उनको किस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया था कि आज भी उनको बोने के बाद जो उसमें से गेहूं जो है वो पनपा। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, यानी कि घमंड में, मैं ये हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे आप लोग कभी कभी जिद करते हो घर में, मम्मी मुझे चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन यही चीज़ें
इंसान को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो यहीं पर राजेंद्र प्रसाद इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे दृश्य देखकर, यानी कि उन शवों को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि मानो कि बड़प्पन के मद में हम जो करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुर्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता, उसे उनके नामों तक की खबर भी नहीं है। मैंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन का असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। यानी कि जो शवों को उन्होंने देख लिया था, वे उनके लिए जो है क्या थे, बहुत कष्टकारी थे। उन्होंने जो है उसे देखा और उनके अंदर एक अजीब सा जो है उदासीपन आ गया कि जो अपने मद में, घमंड में लोग इतना करते हैं, इतने जुल्म करने वाले जो राजा थे या अन्य व्यक्ति जो थे, उनके शव किस तरह से आज निरीह पड़े हुए हैं, सब जो है तुच्छ और बेईमानी है। बच्चों, आज आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल और आगे का नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।